तो भारत में एक लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल है जो सरकार ने कायम की है। ये लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का ये मानना है कि भारत की जो इंश्योरेबल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 72 करोड़ है। 140 करोड़ इंश्योरेबल पॉपुलेशन नहीं है। जो इंश्योरेबल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 72 करोड़ है। ये लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का असेसमेंट है। तो हमने कितने लोगों को इंश्योर किया? तकरीबन 30 करोड़ इंडिविजुअल पॉलिसीज LIC के पास हैं, 14 करोड़ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर्स को सब मिला लोगे तो तकरीबन जो इंश्योरेबल पॉपुलेशन जो है इसका तकरीबन 80% लोगों का इंश्योरेंस हो चुका है। राइट। तो फिर आपका मार्केट कहां से बढ़ेगा? लोगों के पास इंश्योरेंस खरीदने के लिए पैसा नहीं है। बहुत सारे 80% इंश्योरेबल पॉपुलेशन जो है उसके पास पॉलिसीज आ चुके हैं। तो आपका इंश्योरेंस मार्केट कहां से बढ़ेगा? तो इन्होंने एक टेक्निकल टर्म यूज किया, प्रोटेक्शन गैप। इंश्योरेंस क्या है? प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन है। आपको कितना प्रोटेक्शन चाहिए? एक असेसमेंट है, अगर आपकी एनुअल इनकम 1 लाख है तो मिनिमम 10 टाइम्स आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा। 10 लाख का इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका एनुअल इनकम 1 लाख है, अगर आपके पास 1 लाख का इंश्योरेंस है तो जो प्रोटेक्शन गैप है वो 9 लाख का होगा। सो ये प्रोटेक्शन गैप है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इसका मतलब है कि जो जिसके पास इंश्योरेंस है उसको फोर्स करो कि सेकेंड इंश्योरेंस ले, थर्ड इंश्योरेंस ले या फोर्थ इंश्योरेंस ले, ये प्रोटेक्शन गैप फिल करने के लिए। तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट है इसी मार्केट को एक्सपैंड करने की बात चल रही है। और यहां पे हमको एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमने जो पॉलिसी सेल किए हैं उसका एवरेज प्रीमियम इनकम कितना है। समझो आपने 2 करोड़ की पॉलिसी सेल की ना लास्ट ईयर, प्रीमियम इनकम कितना आया? उस प्रीमियम इनकम को अगर आप 2 करोड़ से डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज पॉलिसी साइज मालूम पड़ जाएगा। आपका जो एवरेज साइज प्रीमियम इनकम का है वो 18,000 रुपीज़ है। प्राइवेट कंपनीज का एवरेज एनुअल प्रीमियम साइज 1,12,000 रुपया है। तो इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? जो रिच सेक्शंस हैं उसको प्राइवेट सेक्टर टैप कर रहा है और जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है उसको LIC टैप कर रहा है। तो हमने कहा कि आप जब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करते हो या इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करते हो तो आपको ये समझना चाहिए कि किन मुश्किल हालात में इंश्योरेंस सेक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? कि आपका जो भी प्रीमियम इनकम है, समझ लो कि जो टोटल प्रीमियम इनकम है LIC और प्राइवेट कंपनीज को मिला के अगर आपका प्रीमियम इनकम 5 लाख है सालाना तो 140 करोड़ की आबादी से डिवाइड कर लो और आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मिल जाएगा। और वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इस समय लाइफ सेक्टर में 3.2% है। ये काफ़ी कम है क्योंकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब ये लोग नहीं समझे।
जब इंश्योरेंस लॉस अमेंडमेंट बिल पे पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बैठना पड़ा, तो इस समय जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर ना, इन्होंने मुझसे सवाल किया। 24 एमपीज बैठे हुए थे, मैं और रमेश यहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतना बोल रहे हो, मगर आपने भारत में सिर्फ 3% इंश्योरेंस किया है। मैंने कहा कि सर आप हमें समझा दो कि 3% आप कैसे समझ रहे हो। कि भारत की आबादी 125 करोड़ है उस समय, तो आप 125 करोड़ लोगों में सिर्फ 3% का इंश्योरेंस कर रहे हो। तो हमने कहा कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का ये मतलब नहीं है कि कितने लोगों का आप इंश्योरेंस कर रहे हो, ये प्रीमियम अमाउंट और आबादी के ऊपर डिपेंड करता है। कितने लोगों का इंश्योरेंस किए हो ये नहीं है। फिर मुझे समझाना पड़ा कि कितनी इंश्योरेबल पॉपुलेशन है एंड कितने लोगों को हमने इंश्योर किया है। तो वो कहने लगे कि इससे पहले किसी ने हमको नहीं समझाया। तो मैंने कहा कि शायद आपने उनसे सवाल नहीं किया होगा, नहीं तो वो समझाते। और ये इतने नॉलेजेबल हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस, पूछो मत। ये लोग हाँ लॉस बनाएंगे हमारे लिए। वहीं पे एक और एमपी बैठे हुए थे, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा। वो मुझसे कहने लगे कि खान साहब, ठीक है खान साहब, आप तो एलआईसी की इतनी तारीफ कर रहे हो, मगर वहाँ पे क्लेम सेटलमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा कि हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो बहुत अच्छा है, तो अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें बता दो, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदार का एक क्लेम सेटल नहीं हुआ है। मैंने कहा कि हाँ आप वो डिटेल्स हमें दे दो, हम देखेंगे कि उसको क्लेम सेटल हो जाए अगर कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं हो तो उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदार की कार का एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका क्लेम अभी तक सेटल नहीं हुआ। हाँ, तो शायद वो एलआईसी के लिए एक ट्रिब्यूट है कि लोग कहते हैं कि आपका कार का एलआईसी लिया क्या कर। तो जो ये एक एमपी थे वो भी मुझसे कह रहे थे कि कार का क्लेम सेटल नहीं हुआ। मैंने कहा कि आप वो डिटेल्स तो मुझे दे दो, क्योंकि मैं जनरल इंश्योरेंस को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं करवा लूँगा, वो एलआईसी का प्रॉब्लम नहीं है। तो इन लोगों को ही नहीं मालूम कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है और एलआईसी का क्या काम है और एलआईसी और नॉन एलआईसी बिजनेस का डिफरेंशिएशन क्या है। तो हमको कंपटीशन करनी है, और जब हमको कंपटीशन करनी है तो दो जो सबसे बड़े इम्पेडिमेंट्स है वो हमारे पास आ रहे हैं। एक, हमारे पास कोई बैंक नहीं है, क्योंकि बैंक का बिजनेस एक कैप्टिव बिजनेस होगा, राइट। एलआईसी ने बहुत कोशिश की कि वो खुद का एक बैंक बनाए। रिजर्व बैंक को एप्लीकेशन दिया, उन्होंने नामंजूर कर दिया कि एलआईसी कोई बैंक नहीं ओन कर सकता। तो फिर हमने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से एक एप्लीकेशन लगाया कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को परमिशन दो एक बैंक ओपन करने के लिए, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो जब सरकार को ज़रूरत पड़ी आईडीबीआई को रिवाइव करने की, तो सरकार ने कहा कि आप आईडीबीआई को टेक ओवर कर लो। हमने आईडीबीआई को टेक ओवर किया। जो बीमार था उसकी सेहत बनाई, उसको हेल्थी किया, और उसको हेल्थी करने के बाद सरकार कह रही है इसको बेच दो, राइट। तो हमारे पास कोई बैंक नहीं है, और हमारी जो असेट है वो सिर्फ हमारे एजेंट्स हैं। 92% बिजनेस अभी भी हमको हमारे एजेंट्स लाके देते हैं, राइट।
प्राइवेट सेक्टर में उनका 65% बिजनेस बैंक से ही आता है, बैंक का एश्योरेंस। और वहां पे फ्रॉड्स कितने हो रहे हैं। तो कोई एक किसान अपनी जमीन बेचकर एक एफडी बनाने के लिए बैंक को जाता है, तो एफडी को वो इंश्योरेंस में बदल दे रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब रिन्यूअल आएगा तो वो जाएगा बैंक को, कहेगा कि मैंने डिपॉजिट की थी, मैंने कभी एलआईसी नहीं किया था। तो ये फ्रॉड्स इंक्लूडिंग एसबीआई लाइफ, ये फ्रॉड्स चल रहे हैं। तो मिस सेलिंग जो है वो काफ़ी बहुत एडवांस कर चुकी है प्राइवेट सेक्टर में। तो हमारे पास जो 92% जो बिजनेस आता है वो एजेंट से आता है। तो आईआरडीए ने सोचा कि एजेंट्स एलआईसी की ताकत है, तो हम इस ताकत को कैसे तोड़ें, कैसे। तो उन्होंने कहा कि हमको 24 इंश्योरेंस कंपनीज से कोई काम नहीं चलेगा। भारत की आबादी जब 140 करोड़ है तो कम से कम यहां पे 2000 इंश्योरेंस कंपनी चाहिए, राइट। तो फिर दूसरा उन्होंने कहा कि एक एजेंट क्यों सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करे। एक एजेंट सारी इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी सेल कर सकता है, क्योंकि आईआरडीए उसको लाइसेंस देती है। तो उन्होंने कहा कि एक एजेंट 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की, 3 हेल्थ इंश्योरेंस और 3 जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी सेल कर सकता है। इसका असर किस पे पड़ेगा? एलआईसी पे। हम एजेंट्स को रिक्रूट करते हैं, उस एजेंट को रिक्रूट करने के लिए आपको डेवलपमेंट ऑफिसर को अपॉइंट करना है, फिर कोई एबीएम उनको सुपरवाइज करता है। तो इतना सारा कैपिटल एक्सपेंड करने के बाद, एनर्जी स्पेंड करने के बाद आप कहते हो कि एलआईसी ने एक एजेंट को तैयार किया है, ये एजेंट आईसीआईसी की पॉलिसीज भी सेल कर सकता है, एचडीएफसी की भी पॉलिसीज सेल कर सकता है। तो कंपटीशन के लिए प्रॉब्लम आ रहा है जो आईआरडीए के पॉलिसीज हैं। तो हमको कंपटीशन कैसे निपटनी है, तो हमने एलआईसी से बात की और एलआईसी से कहा कि आईपीओ के बाद जो बिजनेस मॉडल है आप उसको चेंज कर रहे हो। आप सिर्फ ऐसी पॉलिसी सेल कर रहे हो जहां शेयर होल्डर्स को ज्यादा मुनाफा है, पॉलिसी होल्डर्स के बारे में आप सोच नहीं रहे हो। आप सारा फोकस पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी से नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज पे लगा रहे हो, क्योंकि नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज जो है उसका 100% प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को जाएगा। पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज का सिर्फ 10% शेयर शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो हमने कहा कि आप एक फोकस आपको रखना चाहिए, और इसके लिए क्या करना चाहिए। भारत में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करो जहां पे हम पेंशन सेल कर सकें, एन्युइटीज सेल कर सकें। दूसरा, रूरल मार्केट स्टिल हमारे ही कंट्रोल में है। इस रूरल मार्केट को कैसे एक्सपेंड करें, रूरल मार्केट में कैसी पॉलिसीज लाएं। ट्रेडिशनल पॉलिसीज नहीं रहेगी तो एक एजेंट अगर रूरल एरियाज में किसी किसान को पॉलिसी सेल कर रहा है, नेक्स्ट ईयर अगर उस किसान की हार्वेस्ट फेल हो जाती है तो वो प्रीमियम नहीं दे पाएगा। तो आपको ये सोचना है कि वो पॉलिसीज कैसे फोर्स में रख पाए, तो इसके सोच के एक प्रोडक्ट डेवलप करनी है।
तो मार्केटिंग एक फोकस्ड अटेंशन LIC का चाहिए। इतने सारे मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, ED मार्केटिंग है, इन सबको आप काम पे लगाओ और एक फोकस अटेंशन इस पे होना चाहिए। और आप जो भी उम्मीद रखते हो हमसे, एम्प्लॉय से, हम वो काम करेंगे। आपके प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करना है, हम करेंगे। हम जातास निकालेंगे, हम पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम एक मार्केट क्रिएट करेंगे, मगर हम पॉलिसीज नहीं बेच पाएंगे, है ना। हम मार्केट क्रिएट कर सकते हैं मगर मार्केट को पॉलिसीज में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसको कन्वर्ट करना है एजेंट का काम या डेवलपमेंट ऑफिसर या मार्केटिंग का काम, तो आपको वो करना है। जो बिजनेस की ग्रोथ है वो इस समय काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। ग्रुप इंश्योरेंस में हम अभी भी मार्केट लीडर हैं, इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम में हम मार्केट लीडर हैं। रेगुलर प्रीमियम जो है ये घटता जा रहा है। क्यों? सबसे बड़ा जो रेगुलर प्रीमियम हमारे पास आता था वो सैलरी सेविंग स्कीम था। शायद बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं होगा ये नाम, सैलरी सेविंग स्कीम। जो फैक्ट्रीज में लोग काम करते थे, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करते थे, वहाँ पे मंथली एम्प्लॉयर डिडक्ट करके सैलरी से प्रीमियम LIC को भेजता था, सैलरी सेविंग स्कीम। अब सारे के सारे सैलरी सेविंग स्कीम ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वर्कर्स को तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, पेमेंट ही नहीं मिल रहा है, वो कहाँ पे डिडक्ट करें। और शायद आपको मालूम हो गया, रुड़की में एक इंस्टीट्यूशन है HEC, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेशलिस्ट हैं। वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने चंद्रयान 3 के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स तैयार किए थे। और चंद्रयान 3 का सक्सेस HEC का भी सक्सेस है, जो एक पब्लिक सेक्टर है। क्या आपको मालूम है कि वहाँ HEC में 18 महीनों से वहाँ के वर्कर्स को सैलरी नहीं मिली। एक दिन सैलरी डिले होने पर हमारे यहाँ कितना हल्ला होता है ना। 18 महीनों से वहाँ पे सैलरी नहीं मिली। तो सैलरी सेविंग स्कीम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और एक और स्कीम थी, गवर्नमेंट सैलरी डिडक्शन स्कीम, इसको हम GST कहते थे। LIC में एक GST का ही डिपार्टमेंट लगा हुआ था, वो भी ख़त्म हो चुकी है। और बहुत सारे एम्प्लॉयज से हम ये स्कीम भी वापस ले रहे हैं। अगर मैं बैंगलोर का एक एग्जांपल दूँ तो बैंगलोर में एक स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कहते हैं। वहाँ पे सैलरी से प्रीमियम डिडक्ट होता है, LIC को रेमिट नहीं होता है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस करती है। तो पॉलिसी स्लैब्स होते हैं, जब वो लोग आते हैं कहते हैं हमारे आपके पॉलिसी स्लैब हो चुके हैं, हमारी सैलरी से तो प्रीमियम डिडक्ट हो चुका है, हमको नहीं मिला। तो हमने वो वहाँ की जो स्कीम थी उसको रद्द कर दिया। बहुत सारे जगहों पे ये प्रॉब्लम आ रही है। सो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। एक और इशू है, कल पुनियानी हमको बता रहे थे कि भारत का 14.2% आबादी मुस्लिम आबादी है। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट पे के अगेंस्ट हैं, जो बैंक में डिपॉजिट रखते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट पे ये लोग नहीं मानते हैं। तो वर्ल्ड वाइड एक इस्लामिक बैंकिंग शुरू हो गई है, जहाँ पे कहते हैं कि मैंने पैसा लगाया है, मेरा पैसा आपको दिया है, आपने कोई बिजनेस में लगाया है, तो मैं कहूँगा कि आपके प्रॉफिट में मेरे बराबर का हिस्सा होगा, आपके लॉस में भी मेरा बराबर का हिस्सा होगा। तो ये एक इस्लामिक बैंकिंग चल रही है, जो HSBC चला रही है, जो OSB
इंग्लैंड की बैंक वो स्कीम चला रही है। तो यहाँ पे जब यूपीए की सरकार थी, आरबीआई ने उस समय रिकमेंडेशन किया था कि यहाँ भी एक इस्लामिक बैंकिंग का विंग शुरू किया जाए। यूपीए की सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि हम इस पे कुछ नहीं करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि हाईएस्ट सरेंडर जो हो रहे हैं इस समय एलआईसी के पॉलिसीज के, वो केरल में हो रहे हैं। इकोनॉमिकली केरला इज ए प्रॉस्परस स्टेट, जहाँ पे बहुत सारा गल्फ का पैसा आता है। अब वो लोग कहते हैं कि जिस तरह की ग्रोथ फंडामेंटलिज्म की हुई कि अगर इंश्योरेंस भी इंटरेस्ट के बेसिस पे है तो ये इंश्योरेंस हमारे लिए हराम है। तो हम कहते हैं कि जब एलआईसी सऊदी अरेबिया की कंपनी से कोलैबोरेट कर रही है और वहाँ पे पॉलिसीज बेच रही है, तो उसी तरह की पॉलिसीज यहाँ पे क्यों नहीं बेच पाती? बड़ा मार्केट है कि सरकार इसकी परमिशन नहीं दे रही है। हमने कहा कि सरकार से फिर से जाओ, प्रपोजल लेके जाओ, और जो भी अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस को एक्सपेंड करने की, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करो। दूसरा, सरकार की पॉलिसी, जो चुनौतियां हमारे सामने है। सरकार की पॉलिसी क्या है इस समय? प्राइवेटाइजेशन, इंश्योरेंस वर्कर में अब बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, एआईए ने भी सर्कुलर्स निकाले इस पे कि सरकार की पॉलिसी पब्लिक सेक्टर पे क्या है, कैसी है। वहाँ पे सरकार ने यह फैसला लिया कि हम सारे पब्लिक सेक्टर को दो हिस्सों में बांट देंगे। एक होगा स्ट्रैटेजिक सेक्टर और एक होगा नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर। और जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर होगा, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर आउटराइट हम बेच देंगे। और जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, जिसमें बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर आते हैं, या आपकी इसरो जो साइंटिफिक डेवलपमेंट करती है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे सरकार का एक मिनिमम प्रेजेंस होगा। बात समझो, सरकार ये नहीं कह रही कि जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर है हम उसको कंट्रोल करेंगे। सरकार ये कह रही है कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में सरकार का एक मिनिमम प्रेजेंस होगा। और यहाँ पे अगर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक सरकार को नहीं चाहिए। और अब वो कह रही है कि इस 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 4 बैंक हम रखेंगे, 8 बेच देंगे ना। तो सरकार ने कहा कि इंडियन ओवरसीज बैंक हम बेचेंगे, बैंक ऑफ या बड़ौदा हम बेचेंगे, कुछ बैंक्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेचेंगे। ये लगा लिया है। सरकार ने कहा है कि हमको इतने बैंक्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 3 या 4 बैंक चाहिए, बाकी के बैंक हम अब बेच देंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में क्यों इतने इंश्योरेंस कंपनीज चाहिए। जनरल इंश्योरेंस में 4 कंपनीज हैं। एक समय सरकार ने फैसला लिया कि 3 कंपनियों को मर्ज करके एक कंपनी बनाई जाए। फिर उन्होंने वो फैसला बदल दिया और कह रहे हैं कि 2 इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस की हम बेच देंगे। और पहला उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस हम बेच देंगे। तो सरकार की पॉलिसी ये है कि हम जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, नॉन स्ट्रैटेजिक उसको बेच देंगे, स्ट्रैटेजिक को जितना कमजोर करना है वो करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे। और इसके चलते हमको प्रॉब्लम हो रही है। आपका एलआईसी का आईपीओ देख लो, किन हालात में एलआईसी का आईपीओ लेके आए वो लोग।
जब विश्व में युद्ध हो रहा था, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा था, और जब भारत से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स वापस हो रहे थे स्टॉक मार्केट से, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, उस समय हमने वार्न किया कि आप आईपीओ की मत सोचो, पर सरकार ने आईपीओ लाया। हमने स्ट्रगल की, सो 10% जो सरकार का इरादा था, उस इरादे को सरकार ने छोड़ दिया और 3.5% सेल कर दिया। और एक कैंपेन चला। कैंपेन क्या था कि एलआईसी एक गोल्ड माइन है, अगर आप इसमें पैसा लगाओगे तो ओवरनाइट रिच हो जाओगे। हाँ, तो हमने एआईए ने क्या कहा था? एआईए ने कहा था कि स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज स्पेक्युलेटिव। स्टॉक मार्केट में आप ये नहीं देखेंगे कि उसकी एक कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है, आप ये देखेंगे कि मार्केट सेंटीमेंट क्या है। और इस मार्केट सेंटीमेंट के चलते बहुत सारे लोगों ने इसका पैसा लगाया। आपको मालूम है एलआईसी में कितने शेयर होल्डर्स हैं? मालूम है? सरकार एक, और उसके बाद 34 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स। जब आप वेज नेगोशिएशन करने चाहोगे तो सिर्फ एक शेयर होल्डर से वेज नेगोशिएशन नहीं करना है आपको, 34 लाख शेयर होल्डर से आपको नेगोशिएशंस करनी है। 34 लाख शेयर होल्डर्स इस समय एलआईसी में हैं, और ये सारे के सारे नाराज हैं। क्यों नाराज क्यों है? हमने जितना पैसा लगाया 25% या 30% पैसा डूब गया। उस समय भी हमने मीटिंग्स में कहा था कि ओवरनाइट कोई रिच नहीं बनेगा। एलआईसी की जो वैल्यू है वो वैल्यू तो है ही, मगर मार्केट को उस वैल्यू को रियलाइज करने के लिए कुछ समय चाहिए। शायद वो 5 साल लगेंगे या 6 साल लगेंगे, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट कर पाओगे तो एलआईसी से आप एक डिसेंट रिटर्न्स ले सकते हो। मगर जब एलआईसी का जब शेयर लिस्ट हुआ, 30% वैल्यू इसकी कम हो गई, तो कैंपेन क्या चला? एलआईसी बहुत बुरी हालत में है। एलआईसी का बिजनेस एक, शेयर वैल्यू अलग, मगर कैंपेन था कि एलआईसी की बहुत बुरी हालत है। क्या एलआईसी में पैसा लगाना सेफ है? एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है? तो एक तरह का जो सरकार की पॉलिसी थी, इस पॉलिसी से जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है, इससे हमारी इंस्टीट्यूशन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। अभी तो स्टेबिलिटी आ चुकी है। अभी देखो, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो लोगों ने कहा था कि एलआईसी का शेयर वैल्यू कम है, वो भी रियलाइज करेंगे कि एलआईसी उनको कितना पैसा दे सकती है। और बहुत सारे ब्रोकिंग एजेंसीज ये कह रहे हैं, वो टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में एलआईसी का शेयर की वैल्यू क्या होगी, 1 वर्ष में क्या होगी, 2 वर्ष में क्या होगी। मगर जिस तरह का नेगेटिव कैंपेन चला एलआईसी की शेयर वैल्यू को देखते हुए, इसका भी काफ़ी असर हमारे बिजनेस पे पड़ा। अदानी के इन्वेस्टमेंट के बाद बढ़ा। ये समझ लो कि जनवरी 2023 तक एलआईसी की ग्रोथ 56% हो रही थी। फरवरी में -20% हो गई, क्योंकि जनवरी 24 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। मार्च में ये घट के 18% ग्रोथ हो गई। तो जो सरकार की पॉलिसीज है, इससे भी हमको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है।
तीसरा जो है वो है IRDA के पॉलिसीज। IRDA हर दिन कोई ना कोई नया पॉलिसीज ला रहा है। अभी बीमा सुगम, हाँ, अभी आप कह रहे हो कि जैसे बैंक करस्पॉन्डेंट है, ऐसे हम भी एक मशीन दे देंगे एक शख्स के हाथ में, वो प्रीमियम कलेक्ट कर सकता है, वो LIC का रेसिट इशू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इंश्योरेंस करस्पॉन्डेंस की बात। तीसरा जो ये कह रही है कि हमको 100 करोड़ कैपिटल क्यों चाहिए इंश्योरेंस कंपनी। अरे ये सवाल हमने 2000 में किया था आपसे कि हमको 100 करोड़ की कैपिटल की क्या जरूरत है। तो उस समय आपने बात नहीं मानी, फोर्स किया हमको कि हमको अपना कैपिटल 5 करोड़ से 100 करोड़ बढ़ाना है। अब IRDA ये कह रही है कि हम देखेंगे कि एक इंश्योरेंस कंपनीज को कितना कैपिटल चाहिए। 100 करोड़ की जरूरत नहीं है। अगर किसी कंपनी को सिर्फ 2 करोड़ कैपिटल की जरूरत है तो वो हमको अपना बिजनेस मॉडल देगा और उस बिजनेस मॉडल पे हम डिसाइड करेंगे कि कितना कैपिटल उस कंपनी को चाहिए। क्योंकि इस समय जरूरत है 2000 इंश्योरेंस कंपनीज की। और अगर आप 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल रखोगे तो इतने कंपनीज नहीं आ पाएंगी। तो हमको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसको घटाना है। कह रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस, इसका मतलब है अभी हमारे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस बेचती हैं, हाउस होल्डर इंश्योरेंस, रिटेल इंश्योरेंस, एविएशन। अब वो कह रहे हैं कि स्पेशलाइज मतलब आप कहेंगे कि हमारी कंपनी सिर्फ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ही करेगी, एक कंपनी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की, और एक कंपनी कहेगी कि हम सिर्फ एविएशन इंश्योरेंस करेंगे। और आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा या नहीं, वेस्ट में बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो सिर्फ आंख का, खूबसूरत आंखों का इंश्योरेंस करती हैं, हाथ का या पैर का इंश्योरेंस करती हैं, टोटल लाइफ नहीं, सिर्फ इनका इंश्योरेंस करती हैं। तो एक स्पेशलाइज इंश्योरेंस कंपनीज, और उस स्पेशलाइज इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए हम डिसाइड करेंगे। तीसरा, हम एक कंपनी ये कहती है कि हम कहीं और बिजनेस नहीं करेंगे, भोपाल के निजामुद्दीन एरिया में ही करेंगे, तो हम उसको परमिशन दे देंगे। वो कहीं और बिजनेस नहीं करेगी, निजामुद्दीन एरिया में ही करेगी बिजनेस, और इसके लिए कैपिटल उसका कितना ज़रूरी है हम डिसाइड करेंगे। उनको क्यों 100 करोड़ चाहिए, 10 लाख उनके पास कैपिटल हो तो हम 10 लाख के कैपिटल पे उनको परमिट करेंगे कि वो इंश्योरेंस कंपनी निजामुद्दीन एरिया में खोल ले। तो IRDA की ये जो पॉलिसीज है ये फिर इंश्योरेंस सेक्टर को 1956 से पीछे लेके जा रहे हैं। जब इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉड करती थी, जब इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी होल्डर्स का पैसा लेके भाग जाती थी, ऐसा ही एक माहौल तैयार कर रही है। तो एक IRDA से जो की पॉलिसीज है इसके खिलाफ लड़ना भी एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय हमारे पास है। चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है किसी भी सर्विसिंग इंडस्ट्री में, LIC एक सर्विसिंग इंडस्ट्री है ना, किसी भी सर्विसिंग इंडस्ट्री में इस समय ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शायद आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे कंट्रीज के गवर्नमेंट्स ने ये कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक
ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है जब सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमको कंट्रोल करनी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आप एक ब्रेन बना रहे हो जो आपके ब्रेन से ज्यादा ताकतवर होगा, आपकी कोई जरूरत नहीं होगी। और सर्विसिंग इंडस्ट्री इंक्रीजिंगली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे को इंप्लीमेंट कर रही है। 2 या 3 एग्जाम्पल्स। आप 10 साल पहले किसी बैंक को जाते होंगे पैसा निकालने के लिए, अगर आज आप बैंक को जाओ तो आपको क्या दिखाई देगा? उस समय 40 लोग काम करते होंगे, इस समय 4 लोग होंगे बैंक में। क्यों? पहला जो है, बैंक में कौन लोग जाते हैं? या तो डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं या पैसा निकालने के लिए जाते हैं। जो लोन के लिए जाते हैं उनके लिए तो ब्रांच मैनेजर ही घर चला जाएगा, तो उन लोगों को और बैंक आने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े लोगों को। तो सिर्फ एक एटीएम मशीन आई। एटीएम मशीन आने के बाद जो फुटफॉल्स हैं बैंक में वो कम होने शुरू हुए, तो स्टाफ की स्ट्रेंथ भी कम हो गई। और फिर अभी एटीएम कार्ड भी कोई यूजफुल नहीं है, क्योंकि आपके पास फोन पे है और पेटीएम है। आप एटीएम को क्यों ढूंढते हुए जाओगे? घर बैठे आप पेमेंट कर दो, आपका पैसा आप ट्रांसफर कर दो जिसको चाहिए, यूपीआई। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे जॉब्स डिस्ट्रॉय कर रही है। और बैंक में इस समय क्या हो रहा है? सबसे बड़ा अटैक सबऑर्डिनेट स्टाफ और क्लरिकल पोस्ट पे आएगा। क्या आपको मालूम है कि इस समय सारे बैंक्स भारत में जो हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, इन सबको मिलाकर तकरीबन इनकी टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ जो है वो 12 लाख के करीब है। 12 लाख के करीब जो टोटल स्ट्रेंथ है ऑफिसर्स, क्लर्क्स और सबऑर्डिनेट स्टाफ की मिलाकर, तो इसमें तकरीबन 8.5 लाख ऑफिसर्स हैं, राइट। तो सर्विसिंग इंडस्ट्री एक ऑफिसर बेस्ड इंडस्ट्री बन रही है। सिंपल थिंग, आपके ब्रांच मैनेजर के पास एक कंप्यूटर लगा हुआ है। पहले आप क्या करते थे? आप फाइल लेते थे, एक नोट बनाते थे, नोट पे एक एचजीए असिस्टेंट नोट बनाने के बाद एचजीए साइन करता था, इनिशियल करता था, फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर के पास फाइल जाती थी। अब वो सारी फाइल वो कंप्यूटर में देखता है, डिसीजन लेता है। तो क्या हुआ? और बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जहां पे कोई क्लर्क नहीं है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, 0 क्लर्क, राइट। यू हैव ग्रीनलेस बैंक, 0 क्लर्क। बहुत सारे बैंक्स में कोई क्लर्क नहीं है, सब ऑफिसर्स हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक समय ऐसे था जब वो कहते थे कि हर 3 क्लर्क के लिए 1 ऑफिसर चाहिए। अभी 1 क्लर्क के लिए 2 ऑफिसर्स बन चुके हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो क्या एलआईसी बच पाएगा? अगर हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो मार्केट में हम मात खा जाएंगे। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। कितनी टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कितनी टेक्नोलॉजी वर्कर्स को डिस्प्लेस कर सकती है, ये सब टैक्टिक्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। वो टैक्टिक्स ये तैयार कर रही है और
इस पे काम भी कर रही है, और इसीलिए आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे जॉब्स थे जो LIC में अब नहीं हैं। कभी आपने सुना होगा ना, शायद यहाँ पे कोई नहीं होगा, पहले LIC में एक मशीन्स डिपार्टमेंट हुआ करता था, आज आप उसको DP कहते हैं, मशीन्स डिपार्टमेंट। वहाँ मशीन्स डिपार्टमेंट में एक एड्रोमा ऑपरेटर होता था, एक ब्रॉडमा ऑपरेटर होता था। उस समय कैलकुलेटर्स नहीं थे, एक कॉम्टिस्ट था जो मशीन में की करके रोल करता था टोटलिंग करने के लिए। जब 1980 में माइक्रो प्रोसेसर्स आए तो ये सारे जॉब्स खत्म हो गए, और उस समय डिमांड था MPOs का, माइक्रो प्रोसेस। सब लोग समझते थे कि अगर मैं MPO हो जाऊंगा तो बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा टेक्नोलॉजी में। तो एड्रोमा ऑपरेटर्स, ब्रॉडमा ऑपरेटर, कॉम्टिस, सारे के सारे जॉब्स खत्म हो गए। मगर हमने LIC में रिटेंडेंसी होने नहीं दी। हमने LIC को कहा कि आप किसी को रिट्रेंच नहीं कर सकते क्योंकि उनके जॉब चले गए, उनको दूसरे जॉब्स में ऑब्जर्व करो। अभी उसके बाद हुआ टाइपिस्ट। जब कंप्यूटर्स आ गए तो टाइपिस्ट। अब कोई टाइपिस्ट है ब्रांच में? जो भी टाइपिस्ट है वो असिस्टेंट जैसे कन्वर्ट हो गया, मगर किसी की रिटेंडेंसी नहीं हुई। फिर हुआ MPOs। अभी कोई MPO नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है MPO की, और उस MPO की अभी रिटेंडेंसी हमने नहीं होने दिया। अभी कोई प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे प्रोग्राम सेंट्रलाइज हो रहे हैं। कि प्रोग्रामर 2 वो समझता था कि उसका एक कैबिन है, कैबिन में रख के वो अपना खुद बॉस होगा। आज वो प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं है। सो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि शायद 92 में क्लास 3 और 4 की जो नंबर थी LIC में थी वो था तकरीबन 87,000, और आज वो नंबर घट के 49,000 हो गया है। इसी दौरान बिजनेस बढ़ा है, मगर स्टाफ कम हो गया है। टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी बिजनेस ग्रो करेगी, मगर जो टेक्नोलॉजी जो बिजनेस ग्रो करेगी वो जॉब लॉस ग्रोथ होगी। तो इस पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करनी है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए हमने डिमांड किया है रिक्रूटमेंट का। कोई और ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट की डिमांड नहीं करती, हमने रिक्रूटमेंट का डिमांड किया है क्योंकि हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन को रिक्रूटमेंट नए ब्लड की ज़रूरत है। और आप समझो कि 2010 से पहले जो भी एम्प्लॉइज रिक्रूट हुए थे LIC में, ये सारे के सारे अगले 5 वर्षों में रिटायर हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। अगले 5 या 6 वर्षों में तकरीबन 75% ऑफ द क्लास 3 एम्प्लॉइज विल रिटायर। तो रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है। तो रिक्रूटमेंट की डिमांड एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिमांड है। इस डिमांड को लेकर हमको चलना है। और उसके बाद जो फाइनली एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो है परसेप्शन का। भारत की आबादी एक यंग पॉपुलेशन है। यहाँ के जो 65% लोग हैं उनकी उम्र 30 साल से कम है। ये सारे के सारे लोग 1991 के बाद पैदा हुए हैं, जब यहाँ पे लिबरलाइजेशन आई। और ये लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर इनएफिशिएंट है और प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है। आपके घरों में बात कर लो, आपके बच्चों से बात कर लो,
वो कहेंगे कि हाँ आपको दुख नहीं देना चाहते, वो कहेंगे कि हाँ ठीक है LIC ठीक है, मगर वो जाके HDFC की पॉलिसी खरीदेंगे। ये एक रियलिटी है जिसको हमको एक्सेप्ट करनी है। सो जो एक परसेप्शन बैटल है, हम उसको कैसे विन करें, हम लोगों को कैसे बताएं कि बहुत के LIC का वजूद इसलिए आया कि प्राइवेट सेक्टर फेल हो गया, राइट। बहुत सारे बैंक जो इस समय हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक फेल हो चुके थे, उन बैंकों को लेके पब्लिक सेक्टर बैंक को चलना पड़ा। लेटेस्ट एग्जांपल ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, उसके चेयरमैन कैनरा बैंक के चेयरमैन थे, ये बहुत हाई फ्लायर, बैंक कोलैप्स हो गया। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को ओवरटेक करना पड़ा, टेक ओवर करना पड़ा। तो ये जो रियलिटी है, ये लोगों को समझाना है। तो ये जो परसेप्शन की बैटल है, ये बैटल भी बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है। इसको हम कैसे लगाएं, तो ये 2-3 सजेशंस मैं दूंगा आपको। एक साउथ, स्पेशली साउथ जोन, एक बहुत ही काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हर डिवीज़न की कॉन्फ्रेंस से पहले वो लोग जाता निकालते हैं पूरे डिविजनल एरिया में, वहाँ पे LIC के प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करते हैं, पैम्पलेट्स बांटते हैं, और वहाँ के जो लोगों के साथ मिलते हैं, और उनके कोई प्रॉब्लम है LIC की सर्विसिंग से तो उसको लेके हल करते हैं। तो एक माहौल तैयार करते हैं बिजनेस के लिए, और हमने देखा कि वहाँ काफ़ी पैदा हुआ LIC को। अभी बैंगलोर में सितंबर 7 को बैंगलोर डिवीज़न 2 ने डिसाइड किया कि हम 20 करोड़ एक दिन में प्रीमियम हासिल करेंगे। सारे एम्प्लॉयज़ जुट गए, एजेंट्स को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया, इस कंपटीशन में आपको हिस्सा लेना है, आप एक ही पॉलिसी लाओ। अगर 12,000 एजेंट एक एक पॉलिसी लाए तो 12,000 पॉलिसीज हो जाएंगी, 20 करोड़ प्रीमियम लाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और वहाँ पे 20 करोड़ प्रीमियम आ गया। अभी कल 25 है ना, बैंगलोर डिवीज़न 1 ने एक टारगेट लिया है 100 करोड़ प्रीमियम एक दिन में हासिल करने का, और वहाँ पे वही हो रहा है। घरों में बैठकर एम्प्लॉयज़ ने लिस्ट ली है एजेंट की, इतने एजेंट्स को हम फ़ोन करेंगे, उनसे कहेंगे कि कौन सी पॉलिसी आपको बेचनी है। तो ये एक कैंपेन जो मैंने कहा कि हम एक LIC के एम्बेसडर हैं, ये करेंगे। तीसरा कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि उनकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, कभी लिया था इंश्योरेंस फिर छोड़ दिया। तो अपने लोग घरों को जा रहे हैं, घरों को जाने से पहले वो लोग हिचकिचाएंगे कि भारत में कोई बगैर मतलब के नहीं आता, और ये लोग घरों को आ रहे हैं तो ये कुछ अपने लिए चाहते हैं। पर जब उन्होंने देखा कि हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, हम उनके पॉलिसी का क्लेम सेटल कर रहे हैं, तो ये खुश हो रहे हैं और दूसरी पॉलिसीज दे रहे हैं। सर ये काम आप अपने जोन में करोगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन को भी एडवांटेज मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के कैडर स्ट्रगल में जुड़े रहेंगे, और LIC को भी इससे फायदा होगा। और फाइनली कॉमरेड, हम पब्लिक सेक्टर को क्यों डिफेंड करना चाहते हैं, सवाल ये है। जब मैंने कहा शुरू में कि पब्लिक सेक्टर भी कैपिटलिज्म को ग्रोथ करने की हेल्प कर रही है, तो फिर हम पब्लिक सेक्टर को क्यों डिफेंड कर रहे हैं। 3 या 4 इश्यूज ऐसे हैं जिससे हम पब्लिक सेक्टर को डिफेंड करते हैं। नंबर 1, पब्लिक सेक्टर लोगों को पब्लिक सर्विस अफोर्डेबल रेट में देगी। अगर आप वाटर का प्राइवेटाइज करोगे या ट्रांसपोर्ट प्राइवेटाइज करोगे तो उसके रेट कितने होंगे, लोगों पे कितना बोझ उसका पड़ेगा। अगर वही पब्लिक सेक्टर कर रही है तो वो पब्लिक सेक्टर कितना चार्ज करेगी, इसका डिफरेंस आप देख लो।
तो पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सर्विसेज जो एसेंशियल हैं जीवन के लिए, इसको एक अफोर्डेबल रेट में देती है, वहाँ प्रॉफिट और लॉस का सवाल नहीं उठता। दूसरा, पब्लिक सेक्टर इनइक्वालिटीज को कम करती है। कैसे? भारत में इनइक्वालिटीज इतने बढ़ रहे हैं, कैसे? तो मैं ये कह रहा हूं कि भोपाल एक स्पेस है, इकोनॉमिक जोन है। अगर भोपाल का 3/4 भोपाल पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में है और 1/4 ही प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर के पास इकोनॉमिक स्पेस ज़्यादा होगी, और अगर इकोनॉमिक स्पेस इसके पास ज़्यादा होगी तो जो प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर अर्न करेगा वो सरकार के पास जाएगा, और वहाँ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो सरकारी स्कीम्स हैं, इन पे पैसा लगेगा। सो लोगों की जो जिंदगी में सुधार आना है वो होता है, इनइक्वालिटीज कम होते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर के पास वही इकोनॉमिक स्पेस होगी तो वो लोगों की जिंदगी नहीं उससे बेहतर होगी, वो उनके पास और ज्यादा पैसा होगा। तीसरा इशू, अफर्मेटिव जस्टिस। कल इस पे बहुत सारे सवाल उठे थे रिजर्वेशन पॉलिसीज में, इस पे मैं नहीं जाना चाहता। ये रिजर्वेशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पब्लिक सेक्टर जो अफर्मेटिव जस्टिस है, रिजर्वेशन है, इसको इम्प्लीमेंट करने का बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कोई प्राइवेट सेक्टर ये रोल नहीं करता। चौथा, रीजनल इम्बैलेंसेस पब्लिक सेक्टर रिड्यूस करता है। और आप किसी को तो मोटे तौर पर ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। अभी हमने 1956 से अभी तक जंग लड़ी, बहुत सारे बैटल्स हमने विन किए, मगर जंग पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, जंग जारी रहेगी। और मैं चाहता हूं कि इस युद्ध का आप सब एक अच्छा सिपाही बन जाएं। थैंक यू।